everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study science, maths, SST absolutely for free only at learnohub.com. तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का नेक्स्ट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर में है टोटल 12 क्वेश्चंस और हम सभी के सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। तो हमें कुछ हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं और अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक हार्मोन जो है वो है प्लांट हार्मोन, राइट। तो हमने बहुत सारे प्लांट हार्मोन्स पढ़े हैं। हमने पढ़े हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन्स, ठीक है, अबेस्कस एसिड्स, राइट, इथाइलिन। तो ये सारे हमने पढ़े हैं प्लांट हार्मोन्स। तो उनमें से हमने कुछ पढ़े हैं एनिमल हार्मोन्स भी, जैसे कि ऑस्ट्रोजन है, थायरॉक्सिन है, राइट। तो अब अगर हम अपनी ऑप्शन देखें तो फर्स्ट हमारी ऑप्शन है इंसुलिन। तो इंसुलिन एक एनिमल हार्मोन है, राइट, हमारे अंदर होता है, राइट। उसके सिवा थायरॉक्सिन भी एक एनिमल हार्मोन है, एस्ट्रोजन भी एनिमल्स में होता है और साइटोकाइनिन्स होते हैं प्लांट्स में। दिस इज अ प्लांट हार्मोन, राइट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड अ। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो अगर अब हम इनमें देखें तो जब हम बात करते हैं दो न्यूरॉन्स की, ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है, ये एक लंबा सा एक्सॉन होता है और यहाँ पर होते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स, राइट, ऐसा ही होता है। और दूसरी तरफ का जो एक्सॉन होता है उसकी सेल बॉडी इस तरफ होती है और होते हैं क्या, डेंड्राइट्स, राइट। कुछ ऐसा ही हमने एक रफ सा स्ट्रक्चर बना लिया, कुछ ऐसा ही होता है। अब ये जो इनके बीच का बेसिकली ये जो गैप होता है ये काफी पास पास होते हैं, मतलब जुड़े नहीं होते हैं एक दूसरे से, लेकिन ये एक दूसरे के पास पास होते हैं ताकि इंफॉर्मेशन जो सिग्नल्स हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को पास हो सके, ठीक है। तो अब ये जो गैप होता है ना, न्यूरॉन्स के बीच में जो ये गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये हमने पढ़ा है, उसको हम बोलते हैं साइनैप्स, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज साइनैप्स। वहीं पर अगर हम डेंड्राइट्स की बात करें तो डेंड्राइट्स क्या है? डेंड्राइट्स बेसिकली जो सेल बॉडी के साइड पे जो ब्रांच लाइक एक्सटेंशंस है ना, उनको हम डेंड्राइट्स बोल रहे हैं। एक्सॉन क्या है? ये जो लॉन्ग सी हमारे पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई देता है, जिसके ऊपर एक लेयर भी होती है, कवरिंग भी होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन। वहीं पर अगर हम बात करें इम्पल्स की, तो इम्पल्स क्या है? बेसिकली एक इंफॉर्मेशन है, एक सिग्नल है जो एक जगह से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को या एक सेल बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जा रहा है थ्रू दीज न्यूरॉन्स, दैट इज इम्पल्स, राइट। तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज साइनैप्स। ओके, तो बहुत ही सिंपल था, आपको मुझे पता है, पता भी होगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो ब्रेन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो अगर अब हम इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं, सबसे पहले थिंकिंग में, तो जब भी हम सोचते हैं हम क्या करते हैं? सोचो। तो हम क्या कर रहे हैं? अपने दिमाग पे जोर डाल रहे हैं, राइट। तो ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड इन थिंकिंग, राइट, सो दिस इज करेक्ट। देन रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। तो यस, जब आप ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना, तो पढ़ोगे, मतलब हायर क्लासेस में जब आप ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ब्रेन के ना अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, और उनके बीच में उनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पॉन्स है, सेरिब्लम है, राइट। तो हर एक जो पार्ट है ना उसका एक अपना फंक्शन होता है और हमारी बॉडी में ना जो भी काम होता है वो वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी है, जैसा भी है, बट उस सबको कंट्रोल करता है ब्रेन, राइट। तो हमारा जो ब्रेन है वो हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी में। सो इट रेगुलेट्स हार्ट बीट, राइट। उसके बाद है बैलेंसिंग द बॉडी। तो हमारी बॉडी का जो बैलेंस है, क्या उसमें भी हमारा ब्रेन हेल्प कर रहा है? तो यस, ऑफ कोर्स, उसमें भी हमारा ब्रेन हेल्प कर रहा है। सो ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली जो ऑल ऑफ द अबव है वो है हमारा करेक्ट
ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी? थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, व्हाट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू अराइज। सो बेसिकली हमसे ये पूछा गया है कि रिसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं। तो हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं? रिसेप्टर्स सब जगह होते हैं हमारी बॉडी में, इंक्लूडिंग आवर सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, मेनली हमारे सेंस ऑर्गन्स में रिसेप्टर्स होते ही हैं। जैसे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? आईज हैं, ईयर्स है, नोज, टंग, स्किन। ठीक है, तो ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। अब अगर आपके आसपास कुछ होता है, ठीक है, कोई लाउड नॉइज होती है जो यूजुअली नहीं होती है ना, एकदम से होगी तो हमें वो पता चलेगा, हमारी बॉडी उस चीज को सेंस कर लेगी, हमारे ईयर्स सुन लेंगे, राइट। अब आपके आसपास शेर नॉर्मली तो घूमते नहीं होंगे, राइट। अब अगर आपके पास में शेर आ जाता है, आपको सामने से शेर आता हुआ दिखाई देता है, तो आप क्या करते हो? आप फटाफट भागना शुरू कर दोगे, ठीक है, क्योंकि आपकी आईज ने उस चीज को रिसीव कर लिया है। आपको कुछ काट लेता है, आपको नहीं पता आपके पीछे डॉग खड़ा था और उसने आपको बाइट कर लिया, तो आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपकी स्किन में भी रिसेप्टर्स हैं जो उस चीज को रिसीव करेंगे, इंफॉर्मेशन को लेंगे। ठीक है, तो अब हमसे दूसरी बात ये पूछी गई है कि अगर ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो ढंग से वर्क ना करें तो क्या होगा? तो क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, अगर हमारे सेंस ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमें ये सब चीजें नहीं पता चलेंगी जो भी हमारे आसपास चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये है कि रिसेप्टर्स का काम क्या है? रिसेप्टर्स का काम है हमारे आसपास जो भी चेंजेस हो रही हैं उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, right? So receptors, they collect information related to the changes happening around us and then send these signals to the brain. ठीक है, यहाँ पर मच्छर ने काटा, हमें एकदम से पता चल जाता है, यहाँ पर रिसेप्टर्स हैं और सिग्नल कहाँ चला जाता है? ब्रेन में चला जाता है। ब्रेन जो है वो इंटर्न कोई एक्शन के लिए वो बता देता है। ठीक है, सो ब्रेन टेक्स एन एक्शन अगेंस्ट दैट चेंज। अब यहाँ पर काटा, हम क्या करते हैं? फटाफट रब करने लग जाते हैं। ठीक है, मतलब जस्ट टू सूद आवरसेल्फ की, मतलब बहुत ज्यादा इरिटेशन ना हो। वैसे ही अगर सामने डॉग आ गया, ठीक है, एंड यू आर स्केर्ड ऑफ अ डॉग, आपकी आईज ने उस चीज को रिसीव किया, या वो पीछे था, वो मतलब वो बार्क कर रहा था, तो आपके ईयर्स ने उसको रिसीव किया, आपने एकदम से आपके ब्रेन को सिग्नल गया ईयर से, आपने पीछे मुड़ के देखा, आपकी आईज ने भी उस चीज को रिसीव किया, लेकिन पीछे से तो डॉग भागता हुआ आ रहा है, फिर से सिग्नल गया ब्रेन को। ठीक है, और उसके बाद आपकी लेग्स ने क्या किया? भागना शुरू कर दिया, क्योंकि वो आपके ब्रेन ने आपकी लेग्स को सिग्नल भेजा कि भागो। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि हमारी जो बॉडी है ना उसमें रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है। और ये जो सिग्नल का जो इंफॉर्मेशन जो मूव कर रही है ना, ये जो टाइम है ना, ये बहुत ही कम होता है। ये मतलब दिस हैपेंस इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ठीक है, सो if our receptors they do not work properly, the stimuli are not able to create nerve impulse and body will not respond. अब आपके पीछे से डॉग भी आ रहा है, आपको सुनाई ही नहीं दिया। ठीक है, तो अगर वो पीछे है, आप देख तो नहीं रहे हो, पीछे है, सुनाई नहीं दिया आपको, तो आपकी बॉडी भी रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है, सो अगर हमारे रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में नर्व इंपल्स नहीं क्रिएट होगी, और वो क्रिएट नहीं होगी तो हमारी बॉडी किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। राइट, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था एंड आई होप मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और आपको समझ आ गया है। राइट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो ये हमने अपनी क्लास 9 में भी पढ़ा है, राइट, टिश्यूज वाले चैप्टर में नर्वस टिश्यू हमने पढ़ा था। तो नर्वस टिश्यू क्या है? बेसिकली उसका जो एक यूनिट है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरॉन। राइट, तो न्यूरॉन का सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर देखना है और स्ट्रक्चर हम पढ़ भी चुके हैं। तो स्ट्रक्चर कैसा है? कुछ ऐसा होता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। उसमें अगर हम स्टार्ट करें तो हमें ये जो एक बड़ा सा यहाँ पर पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं सेल बॉडी। राइट, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सेल बॉडी, और सेल बॉडी के अंदर होता है एक न्यूक्लियस। ठीक है, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट
लाइक लेबलिंग्स, ठीक है। अब इसी सेल बॉडी के अगर आप आसपास देखो ना, आपको कुछ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं और इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। इनको क्या हम बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, राइट। अब डेंड्राइट्स के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर इसका अपना एक साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको हम बोलते हैं। ये भी वो एम्प्टी स्पेस नहीं होता है, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। उसके बाद एक हमें लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो इस सेल बॉडी से कनेक्टेड होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन। व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एक्सॉन। अब अगर हम इस एक्सॉन की बात करें, ये होता एक ऐसे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब इसकी कॉन्टिन्यूएशन में होता है। यहाँ पर सेल बॉडी है, यहाँ पर उसके डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, थोड़ा फनी स्ट्रक्चर हो गया लेकिन कुछ ऐसा ही है, बीच में न्यूक्लियस है। ये इसकी कॉन्टिन्यूएशन में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है, जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस कवरिंग को हम बोलते हैं माइलिन शीथ, राइट। और इसके अंदर जो सेल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज श्वान सेल्स, राइट। अब अगर हम देखें तो ये जो कवरिंग है ना, ये जो शीट है ना, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये ब्रेक है, मतलब बीच बीच में गैप्स हैं। इन गैप्स को हम बोलते हैं नोड ऑफ रिनवायर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें इसमें लेबल करनी है। अब ये एक्सॉन खत्म हुआ, खत्म होने के बाद भी अभी न्यूरॉन खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद भी हमें कुछ ऐसे एंडिंग्स दिखाई दे रही हैं, राइट। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ये, तो इनको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स, या हम इनको बोल सकते हैं नर्व एंडिंग्स, ठीक है। तो इसको एक्सॉन टर्मिनल और हम नर्व एंडिंग्स बोलते हैं, राइट। तो आई होप ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये सारे इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो हमें मेंशन करने हैं। अब उसके बाद जो इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हमसे पूछा गया है, दैट इज द फंक्शन इस न्यूरॉन के, या न्यूरॉन को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, नर्व सेल, ठीक है। इस न्यूरॉन के या नर्व सेल के क्या फंक्शंस होते हैं? तो ये जो न्यूरॉन होता है ना, ये जो नर्व सेल होता है, ये एक फंक्शनल यूनिट होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। मतलब अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो कि हमारी बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर रहे हैं। और इनमें क्या होता है कि जो सिग्नल्स है ना, वो पास ऑन होते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें इसके बेसिक पार्ट्स भी हमें पता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे अब ये हमारा न्यूरॉन है, तो वी विल कंसिडर दिस पार्ट टू बी द हेड एंड दिस टू बी द टेल, ठीक है। इसको हम मान लेंगे कि ये हेड वाला पार्ट है और ये जो इधर का पार्ट है ना, ये इसकी टेल है, ठीक है। तो अब हेड पार्ट में क्या होता है? हेड वाला जो पार्ट है वो बेसिकली रिसीव करता है इंफॉर्मेशन। तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं? डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारी आंख है, ठीक है, एक हमारी सुंदर सी आंख है, राइट। अब इससे हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सुंदर सा ट्री है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे ब्रेन को ये सिग्नल जाना चाहिए, राइट। अब कैसे हमें पता चलेगा कि ये क्या है? हमारी आईज ने यहां से सिग्नल रिसीव किया कि हमारे सामने कुछ तो है, यहां से ये जो सिग्नल है ये जाएगा हमारे ब्रेन को, ठीक है। और ब्रेन हमें रिकॉग्नाइज कराएगा कि जो हमारे सामने चीज है ना वो क्या है। तो आप कभी भी सोचो कि अगर आपके सामने कोई चीज आ जाती है, आपके सामने कोई इंसान आ जाता है, क्या आपको बहुत टाइम लगता है उसको रिकॉग्नाइज करने में? नहीं लगता है, ठीक है। मतलब अगर आप उसको रोज मिल रहे हो, जान रहे हो तो, ठीक है, तो आप देखोगे अच्छा ये तो वो है मेरा फ्रेंड से आशीष, ठीक है, ये तो मेरा फ्रेंड है। अब ये इम्पल्सेस जो होते हैं, ये जो सिग्नल्स होते हैं, ये बहुत फास्ट मूव करते हैं। और ये जो आप आई और ब्रेन के बीच में मैंने एक लाइन से ड्रॉ कर दी है ना, ये जो लाइन है ना, यहाँ पर बेसिकली क्या होते हैं? यहाँ पर होते हैं बहुत सारे न्यूरॉन्स जो एक से दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो हेड पार्ट है, जो डेंड्राइट्स हैं, ये इन्होंने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, ये पास ऑन हुई थ्रू दिस एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल्स पे आ गई। अब दूसरे न्यूरॉन का हेड होगा, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर इसके हेड होने की वजह से अब क्या होगा कि जो भी एक्सॉन टर्मिनल्स में या नर्व एंडिंग्स में हमारे जितने भी सिग्नल्स है ना, वो पास हो जाएंगे आगे डेंड्राइट को। अब हमने ये भी पढ़ा है कि जो नर्व एंडिंग है, जो एक्सॉन के टर्मिनल्स हैं और जो हमारे डेंड्राइट्स हैं, वो एक दूसरे से ऐसे
कनेक्टेड नहीं होते, उनके बीच में कुछ गैप होता है और उस गैप को हम बोलते हैं सिनैप्स, राइट। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर हो रही है वो कैसे हो रही है, क्योंकि ये तो आपस में जुड़ा भी नहीं है, ये ट्रांसफर हो रही है थ्रू केमिकल सिग्नल्स। जो हमारा पीछे से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आई है ना इस न्यूरॉन के अंदर, वो यहाँ पर जाके केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी और ऐसे वो जो इम्पल्स है, वो जो सिग्नल है, वो हमारे नेक्स्ट न्यूरॉन को पास होता जाएगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ना ये बहुत ही जल्दी पास ऑन होती है, ठीक है। इट टेक्स वेरी लेस टाइम, इसीलिए हम जल्दी से सब कुछ रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, ठीक है। सो व्हाट विल बी द फंक्शंस ऑफ दिस न्यूरॉन, इस नर्व सेल का फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन होगा मैसेजेस देना ब्रेन को। हमारे किसी भी रिसेप्टर ऑर्गन ने कुछ भी रिकॉग्नाइज किया है, कुछ भी हमने देखा है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, हमारे ब्रेन को। उसके बाद इट मेंटेन्स द कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस ऑर्गन, जैसे कि हमने अभी पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था कि हम जा रहे हैं सीधे सीधे, हमारे कानों ने एकदम सुना कि हमें पीछे से आवाज आई कोई कुत्ता भौंक रहा है, तो हम क्या करेंगे, फटाफट पीछे मुड़ के देखेंगे, ठीक है। तो कानों से इंफॉर्मेशन गई ब्रेन को, ब्रेन ने आईज को बोला कि मुड़ो पीछे, मतलब हमारे एक तो हमारे मसल्स को भी गई कि मुड़ना है, आईज को बोला कि देखो, आईज ने उसको रिसीव किया, फटाफट से हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजा कि हाँ एक डॉग है भागता हुआ आ रहा है, अब तुम क्या करो, भागो। तो तुम्हारी लेग्स को सिग्नल जाएगा, लिम्स को जाएगा और हम लोग भागना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो ये एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, ये हमारे चैप्टर का सार है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज फोटोट्रोपिज्म अकर्स इन प्लांट्स, ठीक है। तो फोटोट्रोपिज्म कैसे होता है प्लांट्स में। तो सबसे पहली बात है कि फोटोट्रोपिज्म होता क्या है। फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू लाइट, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात करने वाले हैं जो लाइट से रिलेटेड है। सो इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट, ठीक है। इन लाइट के रिस्पॉन्स में जो प्लांट्स की ग्रोथ है या प्लांट्स की मूवमेंट है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। अब फोटोट्रोपिज्म होता कैसे है, हाउ डज फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट्स, कैसे होता है। तो हमें पता है, हमने अलग अलग हार्मोन्स पढ़े हैं प्लांट्स में, कौन कौन से, ऑक्सिन्स हैं, जिबेलिन्स हैं, देन और क्या पढ़ा था हमने, साइटोकाइनिन्स पढ़े हैं, ठीक है। ऐसे हमने 5 हार्मोन्स पढ़े हैं। तो इसमें जो फोटोट्रोपिज्म में जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन एक हार्मोन हमने पढ़ा है। अब हमने देखा है कि अगर हम एक प्लांट की बात करें ना, तो हम देखते हैं कि जो रूट्स हैं, ठीक है, अगर हमारे पास ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल से ना कुछ चीजें जो है वो नीचे की तरफ को ग्रो कर रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रूट्स ही तो बोलते हैं, राइट। तो रूट्स हैं, और जो ऊपर की तरफ को ग्रो करता है, ठीक है, जिसके ऊपर फूल पत्ते ये सब होते हैं, दैट इज शूट, ठीक है। अब जो पार्ट सन की तरफ को, जो लाइट की तरफ को ग्रो करता है, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज टुवर्ड्स लाइट, दैट इज कॉल्ड, दैट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, दैट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। वहीं पर अगर हम रूट्स की बात करें ना, तो जो रूट्स होती है ना, दे आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, ठीक है, क्योंकि रूट्स जो होती है वो हमेशा लाइट से दूर ही भागती है। सो दे आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, और जो शूट होते हैं दे आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। अब आपने देखा होगा कि कई हमारे प्लांट्स होते हैं ना, वो ऐसे बेंड हुई होती है उनकी स्टेम, देखा है आपने कि अगर यहाँ पर सन है ना, मान लो, तो जो अगर मतलब यूजुअली इसी तरफ से उसको क्या मिल रही है, लाइट मिल रही है, तो वो लाइट की तरफ को बेंड हो जाती है स्टेम, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे हार्मोन्स, दैट इज ऑक्सिन्स। ऑक्सिन में जनरली इट इज IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इनको ना बहुत सारी धूप पसंद नहीं है, इनको क्या पसंद है, इनको पसंद है थोड़ा शेडी रीजन, राइट। तो अब मान लो कि एक हमारा प्लांट का पार्ट है, अब इस प्लांट के पार्ट में, ठीक है, ये हमारा एक स्टेम है, मैं यहाँ पर बनाती हूँ फिर से, ठीक है, वहां बहुत हौच पौच हो गया, ये सन है, ठीक है, ये हमारा एक प्लांटर है और इसमें हमने एक प्लांट लगाया है।
अब आप देख रहे हो तो इस प्लांट के ना, एक मिनट, फूल भी बनाई देते हैं, थोड़े से पत्ते भी लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना तो इस प्लांट के सिर्फ एक साइड को ज्यादा धूप आ रही है, दूसरा थोड़ा शेडी रीजन है, ठीक है। तो जो हमारे ऑक्सीजन्स होंगे ना, जैसे अगर ये है तो अब यहाँ पर अगर सन आ रहा है तो जो हमारे ऑक्सीजन्स होंगे ना तो वो थोड़े शेडी रीजन में चले जाएंगे, मतलब यहाँ पर कम ऑक्सीजन्स रह जाएंगे, और ये जो शेडी रीजन है जहां पर धूप थोड़ी कम पड़ रही है, सारे ऑक्सीजन्स उधर को शिफ्ट हो जाएंगे, और जिस तरफ ये ऑक्सीजन्स होते हैं उसी तरफ जो ग्रोथ है ना वो अच्छी होती है। तो हम देखेंगे कि ये ऐसे बेंड हुआ होगा, तो बेसिकली ये जो शेडी वाला रीजन है ना ये ज्यादा इलोंगेट हो गया होगा, इसकी ग्रोथ ज्यादा हो गई होगी, ठीक है। सो इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज्ड ऑक्सीजन ऑन द डार्कर साइड, तो ये वाली साइड हमें थोड़ी छोटी दिखाई देगी, और यही इसकी इलोंगेशन जो है, मतलब इसकी जो ग्रोथ है ना जो डार्कर रीजन है उसकी ज्यादा हो गई होगी, तो इस वजह से ये हमें ऐसे बेंड दिखाई देगा टुवर्ड्स सन, ठीक है। सो मोर द ऑक्सीजन फास्टर विल बी द ग्रोथ एंड हेंस इट विल बेंड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। फाइन, बहुत ही सिंपल था। ऑक्सीजन को क्या पसंद है? शेड पसंद है, डार्क एरिया पसंद है, तो जहां से सन आ रहा है ना वो उससे ऑपोजिट साइड को शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब उस साइड पे क्या होंगे? ऑक्सीजन्स होंगे, तो ऑक्सीजन्स का काम है सेल इलोंगेशन करना, तो वो जो डार्क वाली साइड है ना वो उसको उसकी ग्रोथ करा देंगे, उस पार्ट को इलोंगेट कर देंगे। तो अब जब वो इलोंगेट हो जाएगा तो वो हमें कुछ ऐसा लगेगा कि इट इज बेंट टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, राइट। बहुत ही सिंपल है, राइट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये हमने एक एक्सपेरिमेंट भी हम लोग करते हैं अपनी क्लास में, तो आई होप आपने वो एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, नहीं किया तो घर पे कर लो एक्सपेरिमेंट, बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है विच सिग्नल्स विल गेट डिस्ट्रक्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो कौन से सिग्नल्स डिसरप्ट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाती है, ठीक है। सो स्पाइनल कॉर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जहां से सिग्नलिंग सारी कंट्रोल की जाती है, ठीक है। सिग्नल्स ब्रेन को जा रहे हैं, ब्रेन से जो एक्शंस हैं, जो हमें रिस्पॉन्स जो हमें देना है उस पर्टिकुलर चेंज के लिए, वो हमें आता है ब्रेन से, तो ये पूरे के पूरे सिग्नल्स डिसरप्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है? नर्व सिग्नल्स जो हैं वो डिसरप्ट हो रहे हैं ड्यू टू द इंजरी इन द स्पाइनल कॉर्ड, राइट। सो दिस विल अफेक्ट द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। कैसे? कि अगर हमें कोई भी सिग्नल भेजना है ब्रेन को, ठीक है, हमारे जो रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं, ठीक है, रिसेप्टर ऑर्गन्स ने कोई सिग्नल भेजना है ब्रेन को, तो ये भी डिसरप्ट हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हमारे ब्रेन ने अब कुछ भी सिग्नल भेजना है, कुछ भी मतलब एक रिस्पॉन्स सिग्नल भेजना है, ठीक है, हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि रिस्पॉन्स सिग्नल भेजना है हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स को, तो वो भी डिसरप्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हमारी बॉडी की जो एक फंक्शनिंग है ना वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, ठीक है। हमें पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है आसपास, क्योंकि हमारे ब्रेन को नहीं सिग्नल्स पहुंच पाएंगे। ब्रेन को सिग्नल नहीं पहुंचेंगे तो हम उस चेंज के अकॉर्डिंग खुद को चेंज नहीं कर पाएंगे, मतलब हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे उस चेंज के अकॉर्डिंग, राइट। तो बहुत ही सिंपल था, विच सिग्नल्स गेट अफेक्टेड, सो नर्व सिग्नल्स गेट इफेक्टेड, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर्स इन प्लांट्स। तो हमने जैसे एनिमल्स हमने पढ़ा था, तो एनिमल्स में बहुत सारे हॉर्मोन्स पढ़े थे, ठीक है। वो एक जगह से दूसरी जगह को सिग्नल जाएगा, मतलब हॉर्मोन्स जाएंगे, वो कुछ एक्शन को ट्रिगर करेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में कुछ चीजें होती हैं जिनको हम फिर से हॉर्मोन्स बोलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं प्लांट हॉर्मोन्स, और उनको हम बोलते हैं फाइटो हॉर्मोन्स, ठीक है। सो व्हाट डू? दे कंट्रोल द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड द रिस्पॉन्सेज टू द एनवायरमेंट, ठीक है। तो प्लांट हॉर्मोन्स का काम है प्लांट की ग्रोथ को कराना, प्लांट की डेवलपमेंट कराना, या प्लांट में जो भी रिस्पॉन्सेज हैं, मतलब रिलेटेड टू द एनवायरमेंट, जो भी प्लांट को रिस्पॉन्ड करना है, वो सारी की सारी चीजें कौन देखता है? वो देखते हैं फाइटो हॉर्मोन्स, और वी कैन से प्लांट हॉर्मोन्स, ठीक है। अब अगर प्लांट हॉर्मोन्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि वो हर एक पार्ट में
क्या मतलब बन रहे हैं, नो, they are produced in one part of the plant and they are transferred to the other parts, ठीक है। तो जो प्लांट हार्मोन्स है वो प्लांट के किसी एक पार्ट में बनते हैं और फिर वो दूसरे पार्ट्स में उनको भेजा जाता है। अब अगर हम डिफरेंट टाइप्स की बात करें तो बहुत सारे हैं, जैसे ऑक्सिन्स हैं, जिबेलिन्स हैं, साइटोकाइनिन्स है, एबिस्कस एसिड है, इथाइलिन है, ये 5 तरह के हमारे प्लांट हार्मोन्स हैं। अब इनमें से जो हमारे 4 हैं वो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, मतलब या तो वो डायरेक्टली सेल इलोंगेशन कर रहे हैं या वो सेल डिविजन कर रहे हैं, वो इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। और एक हमारा हार्मोन है जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो देखते हैं कौन से। तो जो हमारे ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं वो है ऑक्सिन्स, जिबेलिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड इथाइलिन। वहीं पर अगर हम ग्रोथ इनहिबिटर्स की बात करें वो होते हैं एबिस्कस एसिड, ठीक है। तो ये याद रखना क्योंकि ये पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट पूछा जाता है ये, ठीक है। तो कैसे होता है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है प्लांट्स में, वो इन फाइटो हार्मोन्स के थ्रू होता है, इन प्लांट हार्मोन्स के थ्रू होता है। और इसी से क्या होता है कि एक सेल में मतलब क्या रिस्पॉन्स होगा, तो उसके केस में क्या होता है कि जैसे सेल में थोड़ा पानी भर जाता है उससे शेप चेंज हो जाती है। जैसे हमने देखा है कि अपना टच मी नॉट प्लांट हमने देखा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप उस प्लांट को टच करते हो ना, उसकी जो लीव्स है ना वो बंद हो जाती है, होता है ना ऐसा, मतलब वो ऐसे खुला हुआ सा होता है। एज सुन एज यू टच द लीव्स ऑफ अ टच मी नॉट प्लांट दे क्लोज देमसेल्फ, ठीक है। वो एक तरह से मतलब बंद हो जाती है इन रिस्पॉन्स टू द टच। तो होता क्या है कि उनकी सेल के अंदर ये चेंजेस होते हैं, जो फ्लूइड्स होते हैं वो उनको चेंज कर देते हैं। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम बात करें कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, अगर हम प्लांट्स की भी बात करें, एनिमल्स की भी बात करें, तो इन ऑर्गेनिजम्स में, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो एक सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं उसकी जरूरत क्या है। क्या आपको लगता है कि इसकी जरूरत है या नहीं है, ठीक है। तो देखो इन सब की जरूरत है, क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी में ना अगर हम देखें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, राइट। प्लांट्स भी हैं, हम भी हैं, हमारे अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स हैं, कुछ बहुत सारी कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, वो आपस में कंट्रोल होनी चाहिए, मतलब आपस में कोऑर्डिनेट होनी चाहिए, राइट। तो जैसे हमारा फेमस एग्जाम्पल कुत्ते वाला कि कुत्ता पीछे भौंक रहा है, हमारे कानों ने सुना, ब्रेन को गया सिग्नल, ब्रेन ने बोला कि मुड़ो, तो हम मुड़ गए और हमारी आईज ने देखा, हमारी आईज ने उसको रिसीव किया और फिर सिग्नल भेजा हमारे ब्रेन को और बोला भागो, और हम भागने लगे, ठीक है। सो जो भी हमारे आसपास चेंजेस हो रहे हैं हमको उनके अकॉर्डिंग खुद को मतलब मोल्ड करना है, राइट। सो वी नीड आर ऑल ऑर्गन्स टू बी कोऑर्डिनेटेड। तो हमारे पास एक सेंट्रल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का एक सिस्टम होना चाहिए जो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करे, एक दूसरे से इंटरैक्ट कराए। और जब किसी ऑर्गन ने कुछ रिसीव की है इंफॉर्मेशन, तो हो सकता है कि वही उसके लिए रिस्पॉन्स ना क्रिएट कर पाए। जैसे हम वो पढ़ते हैं ना हाथ वाला एग्जाम्पल, कि हमने पढ़ा है कि जैसे ही आपने किसी गर्म चीज को टच किया, फटाफट आपके स्किन रिसेप्टर ने उसको रिकॉग्नाइज किया, ब्रेन को सिग्नल गया और आप एकदम से अपना हाथ हटा लेते हो, ठीक है। ब्रेन सिग्नल भेजता है वापस कि आप अपना हाथ हटाओ और आप अपना हाथ हटा लेते हो, ठीक है। लेकिन हर एक में ऐसा नहीं है कि जहां रिसेप्टर ऑर्गन है वही इफेक्टर ऑर्गन्स है, राइट। तो हमें एक कंट्रोल, एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम चाहिए, जिसके लिए हमें इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड रहे, right? So the control and coordination among various organs in the body is needed, so that is why we need this system. Second is keeping control over various voluntary and involuntary movements. तो they keep control over various movements, ठीक है। जितने भी voluntary movements हैं, involuntary है। अब ऐसा तो है नहीं now I am talking, ठीक है, मैं बहुत देर से आपको कुछ बता रही हूँ, तो मैं बीच में ये थोड़ा सोच रही हूँ कि ओह मुझे सांस लेनी है ना, या अभी मेरे एल्वियोलाई में ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आनी है और जो मैंने सांस ली है उससे ऑक्सीजन लेकर और बाकी सेल्स को देनी है। सो दैट इज इनवॉलंटरी, समथिंग इनवॉलंटरी, हार्ट बीट,
ब्रीदिंग, ठीक है, ये सब इनवॉलेंट्री है, ये खुद ब खुद बैक एंड पे चल रहा है आराम से, ठीक है। सो ये सारे जो एक्शंस हैं जो हम कर रहे हैं, ये सारे के सारे इन पे कंट्रोल रखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक सिस्टम चाहिए, ठीक है। तो वो यही हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम है। देन लास्ट इज इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम हार्मफुल चेंजेस अराउंड अस। तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जो भी हमारे पास कुछ चेंजेस हो रहे हैं वो जरूरी नहीं कि सारे ही बेनिफिशियल हो, कुछ हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो उन हार्मफुल चेंजेस से हमको प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, राइट। तो वही एग्जाम्पल की कुत्ता आया है, अब हमें भागना है, वो एक ऐसा चेंज है हमारे आसपास कि वो तो भाई भाग के आ रहा है, वो तो अब काटेगा, तो हमें भागना है, हमें उस एनवायरमेंट से, उस हार्मफुल एनवायरमेंट से निकलना है। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम वॉक कर रहे हैं, ठीक है। अभी अगर आपको एकदम से सुनाई दे कि ठीक है आपकी मम्मी ने चावल रखे थे और सीटी आ गई कुकर में, ठीक है, आप फटाफट से जाओगे और आप मम्मी बोलेंगे कि बंद करो, आप फटाफट से भागोगे और बंद करोगे। सो वी नीड हर एक एक्शन के लिए, वॉकिंग, स्लीपिंग, टॉकिंग, एवरीथिंग, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, वी नीड सिस्टम जो कोऑर्डिनेशन बनाए रखे हमारी बॉडी में, हमारे इस कॉम्प्लेक्स बॉडी में, ठीक है। तो जैसे हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं, वैसे ही प्लांट्स में हमने पढ़े हैं फाइटो हार्मोन्स, दैट इज प्लांट हार्मोन्स। वो उस बॉडी को, उस प्लांट की बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, सारा कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। सो यस, देयर इज अ नीड एंड दीज आर द रीजंस व्हाई इट इज नीडेड, राइट। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हाउ आर इनवॉलंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इनवॉलंटरी एक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शंस एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं? तो अगर हम बात करें रिफ्लेक्स एक्शंस की, तो रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं? मतलब कुछ ऐसे रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज होते हैं जो हमारा ब्रेन मतलब कर देता है, कुछ रिस्पॉन्ड किसी एक एक्सटर्नल एनवायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, किसी चेंज से रिलेटेड हो जाता है, लेकिन उसमें हमारा ब्रेन जो है वो कॉन्शियसली इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हमने वही सेम एग्जांपल मैं फिर से दूंगी कि आपने किसी हॉट चीज को टच किया, आपने एकदम से हाथ हटा लिया, ठीक है। अब आप ऐसे थोड़ा सोचते हो कि अभी तो जाएगा रिस्पॉन्स, फिर मतलब एक्शन जाएगा, चेंज जाएगा, फिर रिस्पॉन्स आएगा, ऐसा नहीं होता, आप ऑटोमेटिकली हटा लेते हो। तो ब्रेन इज इन्वॉल्व बट नॉट कॉन्शियसली, ठीक है। और जो एक्शन है वो भी बहुत, वो ऑटोमेटिक है, रैपिड है, फटाफट से हो रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें इनवॉलंटरी एक्शंस की, तो इनवॉलंटरी एक्शंस दे अकर विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब वही बात है, अब मैं सांस ले रही हूँ, मैं तब से बोल रही हूँ, लेकिन मैं सांस भी ले रही हूँ, फिर मेरा हार्ट बीट भी कर रहा है, मेरी बॉडी अपने अंदर, मतलब मैंने खाना खाया था वो खुद ब खुद क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। मुझे ऐसा तो नहीं है कि अभी मैंने, ठीक है, अब मेरे ईसोफेगस में खाना गया, अब मेरे स्टमक में गया, ओह बहुत देर हो गई है स्टमक में, अब चलो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं, राइट। ऐसा नहीं होता है ना। सो दीज आर इनवॉलंटरी एक्शंस जो ब्रेन की, मतलब ब्रेन इज नॉट कॉन्शियसली इन्वॉल्व्ड इन दैट, ठीक है। उसके बाद है जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, उनको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, और इसमें मसल्स और ऑर्गन्स हो सकता है इन्वॉल्व हो, ठीक है, मसल्स और ग्लैंड्स। वहीं पर अगर हम बात करें इनवॉलंटरी एक्शंस की, तो इनको कंट्रोल करता है मिड ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इसमें स्मूथ मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। और जो लास्ट है वो है हमारा हाउ क्विक इज द रिस्पॉन्स। तो अगर हम अपने रिफ्लेक्स एक्शंस की बात करें, सो दे आर वेरी क्विक एंड दे आर इंस्टेंटेनियस। वहीं पर अगर हम इनवॉलंटरी एक्शंस की बात करें, सो दे आर रिलेटिवली स्लोअर, ठीक है, इतने रैपिड नहीं होते, इतने क्विक रिस्पॉन्सेस नहीं होते हैं। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कंपेयर एंड कंट्रास्ट nervous and hormonal mechanisms for control and coordination in animals। तो एनिमल्स में हमारे पास दो सिस्टम हैं, एक है नर्वस मैकेनिज्म है फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व है, और दूसरा है हार्मोनल मैकेनिज्म, ठीक है, जिसमें हमारे हार्मोन्स, हमारे केमिकल मैसेंजर्स इन्वॉल्व है। तो हमें इन दोनों को कंपेयर करना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं।
ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की फॉर्म में होती है। तो हम वापस एक एग्जांपल पर चलते हैं। आपको याद होगा हमने देखा था कि एक आंख है, हमारी आंख ने देखा कि सामने ट्री है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर चीज है ये ट्री है, वो कैसे पता चलेगा? जब हमारी आईज सिग्नल भेजेंगी, इंफॉर्मेशन भेजेंगी, किसको? हमारे ब्रेन को, ठीक है। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये किसके थ्रू जा रही है? ये थ्रू जा रही है थ्रू दीज न्यूरॉन्स, है ना। तो ये जो इम्पल्स जनरेट हुई है हमारी आई से, ये हुई है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन जो हमारी मूव हो रही है ना, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की फॉर्म में हो रही है। वहीं पर अगर हम हार्मोनल सिस्टम की बात करें, तो इसमें केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं, वो ट्रांसमिट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो जैसे हमने कहीं पढ़ा है कि अच्छा ये हार्मोन सिक्रीट हुआ, ठीक है, तो इससे हमारी बॉडी में ये चेंज आएगा, राइट। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हम पढ़ेंगे कि जब प्रेगनेंसी से रिलेटेड हम पढ़ते हैं, तो उसमें हम ना रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी खूब सारा ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन ये सब रिलीज करती है। तो हमारी बॉडी को पता चलता है कि किस मोमेंट पे क्या करना है। जैसे अब पार्चुरेशन होनी है, तो अब हार्मोन सिक्रीट होगा, वो बताएगा कि ओके नाउ द बेबी इज फुली डेवलप्ड एंड नाउ मदर इज रेडी टू गिव बर्थ टू द यंग वन, ठीक है। तो वो एक हार्मोनल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। सो coming on to the second one, that is messages are transmitted due to coordinated effort। तो हमने पढ़ा कि पेड़ देखा हमारी आईज ने, इंफॉर्मेशन भेजी ब्रेन को, तो ये जो इंफॉर्मेशन गई है ब्रेन तक, ये किसके थ्रू गई है? ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है हमारे एक्सॉन्स का, हमारे डेंड्राइट्स का, ठीक है। डेंड्राइट्स ने रिसीव किया वो इलेक्ट्रिक इंपल्स, एक्सॉन के थ्रू मूव हुआ, नर्व एंडिंग्स पे गया और फिर वो नेक्स्ट डेंड्राइट पे चला गया, मतलब नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट को वो इलेक्ट्रिक इंपल्स जो है वो ट्रांसफर हो गई, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बिटवीन एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स। वहीं पर अगर हम हार्मोनल सिस्टम की बात करें, तो ये जो मैसेज का फ्लो है ना, ये जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है ना, ये होता है थ्रू ब्लड, ठीक है। ब्लड ही इन हॉर्मोन्स को कैरी करता है और इन मैसेजेस को कन्वे करता है। अब उसके बाद अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, तो जो इंफॉर्मेशन है वो फास्ट मूव करती है, ये तो हमें समझ आता है, ठीक है। हमने एकदम से कुछ देखा, हमने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, अच्छा अभी कुछ मूव कर रहा है, ये एनिमल है या ये ह्यूमन बीइंग है, तो हमारी आंखों ने एकदम रिकॉग्नाइज कर लिया, राइट। सो दैट इंफॉर्मेशन, दैट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी फास्ट। उसके बाद अगर हम हार्मोनल सिस्टम की बात करें, तो जो हमारा इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो स्लो होता है। वहीं पर अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम के जो इफेक्ट्स होते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म होते हैं, वैसे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं होते हैं। वहीं पर अगर हम हार्मोनल सिस्टम की बात करें, तो जो इसके इफेक्ट्स होते हैं दे आर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, ओके। अभी हम जब हॉर्मोन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आपको ये चीजें हम और ज्यादा क्लियर करेंगे हार्मोनल सिस्टम के बारे में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज ग्रोथ। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, तो ये कहीं भी बॉडी में ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कहीं भी ग्रोथ नहीं होती है बॉडी की। लेकिन वहीं पर अगर हम हार्मोनल सिस्टम की बात करें, तो इसमें ग्रोथ होती है, ठीक है। जैसे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में जब आते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो इंक्रीज करती है साइज में, हम इलोंगेट होते हैं, हमारे अंदर सेल डिविजन्स होती हैं, ठीक है। लेकिन नर्वस सिस्टम कहीं पर भी ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो आई होप बहुत ही सिंपल था और आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। इनको पॉइंट वाइज पॉइंट आप सोचिए, समझिए और पढ़िए, तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब देखेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच मूवमेंट टेक्स प्लेस इन द सेंसिटिव प्लांट एंड द मूवमेंट इन आवर लेग्स। तो जब हम बात कर रहे हैं मूवमेंट इन अ सेंसिटिव प्लांट, तो हम एक एग्जांपल ले लेंगे मिमोसा प्यूडिका का, ठीक है, विच इज अ टच मी नॉट प्लांट। तो इस प्लांट में जो मूवमेंट हो रही है वो किस वजह से हो रही है? वो हो रही है ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ टच, मतलब वो एक रिएक्शन है अगेंस्ट टच, राइट। वहीं पर अगर हम लेग्स की बात करें, तो दैट इज अ वॉलंटरी एक्ट। अब मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, तो मैं उठ के चली जाऊंगी। अब मैं बहुत थकी हुई हूं, तो मैं अपनी लेग्स को बोलूंगी कि नहीं उठा जा रहा है, अब नहीं उठेंगे, मैं किसी को आवाज लगा दूंगी, प्लीज मुझे पानी पिला दो, ठीक है। सो दैट इज अ वॉलंटरी एक्ट, द मूवमेंट ऑफ लेग्स इज अ वॉलंटरी एक्ट। अब नेक्स्ट है
नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर हम इनकी बात करें, सेंसिटिव प्लांट्स की बात करें, तो यहाँ पर कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यूज नहीं है जो इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन है ये सेल टू सेल कन्वे हो रही है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि सेल में पानी भर जाता है, उसकी शेप चेंज होती है। ठीक है, फ्लूइड्स फिल हो जाते हैं जिससे शेप चेंज हो जाती है और जिससे मूवमेंट होती है। ऐसे होती है प्लांट्स में मूवमेंट। लेकिन वहीं पर अगर हम मूवमेंट इन लेग्स की बात करें तो वो एक कॉन्शियसली रेगुलेटेड मूवमेंट है, और ये जो सिग्नल हमें आता है ना, ये ब्रेन से आता है, क्योंकि मुझे प्यास लगी है, अब मुझे उठ के तो जाना है और मुझे पानी पीना है। अब हो सकता है कि मैं थकी हुई हूँ तो मैं उठ के नहीं जाऊंगी, तो मेरा ब्रेन बोलेगा किसी को बोलो कि तुमको पानी पिलाए, तुम्हें बहुत प्यास लगी है। ठीक है, सो दैट इज अ कॉन्शियसली रेगुलेटेड मूवमेंट, राइट। उसके बाद है प्लांट्स ऑल्टर द शेप एज द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम चेंजेस। ठीक है, यही मैंने पिछले पॉइंट में आपको बोला था कि प्लांट्स की मूवमेंट किस वजह से हो रही है। प्लांट का जो सेल है ना, उसमें फ्लूइड्स भर जा रहे हैं। ठीक है, तो उनकी शेप चेंज हो जा रही है, फ्लूइड बाहर आ जा रहे हैं, उनकी शेप चेंज हो जा रही है, इस वजह से सारी की सारी मूवमेंट हो रही है। वहीं पर अगर हम मूवमेंट इन लेग्स की बात करें, सो देयर आर प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स जो मूवमेंट को में हेल्प करते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से मूवमेंट होती है। ठीक है, इसमें सेल की शेप नहीं चेंज होती है कि सेल में पानी आ गया या सेल से बाहर पानी निकल गया या सेल की शेप चेंज हो गई। ऐसा एनिमल्स के केस में, या अगर हम मूवमेंट इन आवर लेग्स बोले तो एनिमल्स की बात कर रहे हैं ना, तो उस केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये जो लास्ट 3 डिफरेंस वाले पार्ट्स थे ना, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको क्रैम करना है, बस आपको अपने आसपास देखना है, सोचना है, समझना है, दैट इज इट। ठीक है, तो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे, क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे सभी के सभी टॉपिक्स। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने कुछ नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस। तो तब तक आप अच्छे से इस चैप्टर को फिर से पढ़िए, सारे क्वेश्चंस को फिर से पढ़िए। बहुत ही सिंपल है, जो हम डेली लाइफ में कर रहे हैं, हमें बस उसी को सोचना है, समझना है, अपने आसपास देखना है, कौन सी चीज हम क्यों कर रहे हैं। मैं अपने हाथ क्यों हिला रही हूँ, क्योंकि मैं हिलाना चाहती हूँ। ठीक है, और मैं अपने हार्ट बीट पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, मैं बार बार क्यों नहीं सोच रही हूँ कि अपने हार्ट को बोलूँ कि बीट करो। ठीक है, सांस लेनी है, सांस लेनी है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर से बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं। हमें अपने बारे में पता चलता है, अपने ब्रेन के बारे में पता चलता है, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पता चला। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक जैसा कि आप जानते हैं, लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।